सामुदायिक अधिकार और वन शासन पर पाठ्यक्रम के दूसरी इकाई में आपका स्वागत है। यह व्याख्यान इस पाठ्यक्रम में एक मील का पत्थर है। मैं बताती हूँ क्यों। हमने अभी तक यह सीखा कि कैसे सरकारें यह नियंत्रित और निर्धारित करती हैं कि वनों का उपयोग कैसे किया जाए। वे वनों का उपयोग करने के लिए निजी व्यक्तियों, स्थानीय समुदायों सहित के अधिकारों को प्रतिबंधित करने के लिए भारतीय वन अधिनियम और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का उपयोग करके अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं। राज्य सरकारों के वन विभाग उन वनों का प्रशासन करते हैं जिन्हें वे कार्य योजनाओं के अनुसार नियंत्रित करते हैं, और सरकारें गैर वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि का उपयोग करने के लिए वन संरक्षण अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करती हैं। हमने जो सीखा उसमें से अधिकांश यह था कि राज्य या केंद्र सरकारों द्वारा वनों को एक केंद्रीकृत तरीके से कैसे नियंत्रित किया जाता है। हालांकि हमने यह भी नोट किया कि स्थानीय समुदायों के लिए इन कानूनों में कुछ स्थान इस बात को प्रभावित करते हैं कि जंगलों का उपयोग कैसे किया जाता है। पिछले व्याख्यान में हमने सीखा कि उन स्थानों में से कुछ किस तरह से अपने अधिकारों के लिए सरकारों के साथ लंबे समय से चल रहे संघर्ष का नतीजा है कि वे जंगलों में रहते हैं और लाभ उठाते हैं। इस पाठ्यक्रम में हम इन स्थानों के बारे में अधिक विस्तार से जानेंगे। इसलिए यह देखते हुए कि ऊपर बैठी सरकारों द्वारा वनों के उपयोग को कैसे नियंत्रित किया जाता है, अब हम आगे यह जानेंगे कि वनों में और उनके आसपास रहने वाले लोग वनों के शासन में कैसे भाग ले सकते हैं। भारतीय वन अधिनियम के तहत ग्राम वन की अवधारणा जंगलों के प्रशासन में समुदायों की भागीदारी पहली मान्यता प्राप्त अवधारणाओं में से एक है। इस कानून के तहत जो आज भी बड़े पैमाने पर वन विभागों को किसी भी क्षेत्र को आरक्षित और संरक्षित वन घोषित करके वन भूमि के उपयोग को नियंत्रित करने की शक्ति देता है, राज्य सरकारें किसी आरक्षित वन पर हासिल अपने अधिकारों को किसी भी गांव समुदाय को सौंपकर इन अधिकारों उपयोग के लिए अधिकृत कर सकती हैं। इस प्रकार वन समुदायों को सौंपे जा सकने वाले अधिकार वे हैं जो सामान्यतया राज्य सरकारें बसाहटों, लघु वनोपज की खेती और उनकी कटाई के अधिकारों का नियंत्रण करने में करती हैं। एक बार अधिकारों को सौंप दिए जाने के बाद उस वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम के तहत वन ग्राम कहा जाता है और ग्राम समुदाय उन अधिकारों को नियंत्रित करना शुरू कर सकता है। ग्राम समुदाय का उन अधिकारों पर शासन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन हो सकता है। ये नियम वे होते हैं जो गांव जंगलों के प्रबंधन को और गांव के समुदायों के जरिए जंगल के संरक्षण और सुधार के लिए उनके कर्तव्यों को बताते और विनियमित करते हैं। ये नियम उन शर्तों को भी निर्धारित करते हैं जिनके तहत किसी भी तरह का काम करने वाले समुदाय को इमारती लकड़ी या अन्य वनोपज या चारागाह उपयोग के लिए दिया जा सकता है। सरकार गांव के समुदायों को सौंपे जाने वाले ऐसे किसी भी अधिकार को रद्द कर सकती है। अब जैसा कि हम औपनिवेशिक काल से शुरू करते हुए स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं, भारत का संविधान वन निवास समुदायों और विशेष रूप से आदिवासियों की वनों की प्रशासन में भागीदारी के तर्क का समर्थन करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक था। इन संवैधानिक प्रावधानों को सीखते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि भारत के आदिवासी समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अस्तित्व को हाशिए पर रखा गया है, जैसा कि इस पाठ्यक्रम की पहली इकाई में हमने सीखा है। भारत का संविधान इस असमानता को दूर करने के लिए कानूनी सुरक्षा मुहैया करवाता है। हमारे संविधान के अंतर्गत समानता का अधिकार स्पष्ट रूप से एक औपचारिक समानता के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया, न ही सरल रूप में हर किसी को समान मानने और फिर उन्हें उनके साधनों पर छोड़ देने पर केंद्रित है।
बल्कि यह समानता का एक वास्तविक दृष्टिकोण है। राज्य पर स्पष्ट रूप से दायित्वों की जिम्मेदारी डाली गई है और लोगों के मौलिक अधिकार स्पष्ट किए गए हैं, जिनके विरुद्ध ऐतिहासिक रूप से भेदभाव किया गया था, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रखा गया था। उन्हें विशेष संरक्षण अवश्य प्रदान किया जाना चाहिए। राज्य से विशेष सहायता अवश्य प्रदान की जानी चाहिए, जो विशेष प्रकार के कानूनों के रूप में हो सकती है, विशेष प्रकार की योजनाओं के रूप में हो सकती है, यह अन्य समुदायों हेतु लागत पर विशेष संरक्षण के रूप में भी हो सकती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐतिहासिक रूप से किए गए ये अन्याय अब नहीं होंगे और लोगों को ऐसी स्थिति में लाया जाएगा जहां हमारे यहाँ सबके लिए परिणामों की समानता हो। तो इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि भारत एक ऐसा देश रहा है जहां न केवल आदिवासियों के खिलाफ बल्कि अनेक विभिन्न प्रकार के जातीय समुदायों, दलितों, महिलाओं, निःशक्तों के खिलाफ ऐतिहासिक रूप से अनेक प्रकार के भेदभाव किए जाते रहे हैं, तो इस तरह से एक वास्तविक समानतापूर्ण दृष्टिकोण को मान्यता दी गई। यह वास्तविक समानतापूर्ण दृष्टिकोण सभी स्थापित कानूनों और सभी निर्मित विधानों और यहाँ तक कि संवैधानिक प्रावधानों को सूचित करती है, जहाँ वे आदिवासी समुदायों और आदिवासी गृह भूमियों से संबंधित है। वह इसका एक भाग है। स्वतंत्रता की अवधारणा मौलिक अधिकारों के अध्याय का एक अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 के अंतर्गत देश के नागरिकों को विभिन्न प्रकार की अनेक स्वतंत्रताएं प्रदान की गई और उनमें से एक यह भी है जो देश भर में स्वतंत्र रूप से आवाजाही करने, स्वतंत्र रूप से कहीं भी कार्य करने और कहीं भी स्वतंत्र रूप से निवास करने से संबंधित है। यह इंगित करना बहुत महत्वपूर्ण है कि संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज 5 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में इस स्वतंत्रता पर एक तर्कसंगत प्रतिबंध लगाया गया है। अतः अनुसूचित क्षेत्रों में रहने और काम करने के अधिकारों के संबंध में भारत के नागरिकों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो आइए अब अनुसूचित क्षेत्र का मामला देखें। अनुच्छेद 244 कहता है कि 5वीं अनुसूची में सम्मिलित क्षेत्रों को उस अनुसूची में निर्दिष्ट प्रावधानों से नियंत्रित किया जाएगा। 5वीं अनुसूची में सम्मिलित क्षेत्र वास्तव में 1950 में एक राष्ट्रपति के आदेश द्वारा घोषित किए गए थे। अब देश में 10 ऐसे राज्य हैं जिनमें अनुसूचित क्षेत्र हैं। संविधान के अंतर्गत उन्हें विशेष संरक्षण प्राप्त है और भारतीय संविधान में अनुसूचित क्षेत्र की अवधारणा का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इन क्षेत्रों में भूमि और संसाधनों पर आदिवासी जनसंख्या के अधिकार स्पष्ट किए गए हैं और कुछ मामलों में इसके लिए उन क्षेत्रों में रहने वाले या काम करने वाले गैर आदिवासी लोगों के अधिकारों में कटौती भी की जा सकती है। आदिवासी गृह भूमियों को दिया गया यह एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संरक्षण है, क्योंकि पूरे औपनिवेशिक काल में और यहाँ तक कि उत्तर औपनिवेशिक काल में भी ऐसे आदिवासी क्षेत्रों में गैर आदिवासी जनसंख्या के प्रवेश करने, उनकी सादगी का कपटपूर्वक लाभ उठाने, कानूनी व्यवस्थाओं की कार्यप्रणाली तथा कागजी कार्रवाई के दांव पेचों को लेकर उनकी अज्ञानता का अनुचित लाभ उठाते हुए आदिवासी लोगों को मूर्ख बनाकर आदिवासी जमीनों पर नियंत्रण करने और फिर उन आदिवासी लोगों को बंधुआ मजदूरों में बदल देने या वित्तीय और सामाजिक उत्पीड़न के रूप में अन्य सभी तरह के जोर जुल्म करने के अनेक उदाहरण देखे गए हैं। इसलिए संविधान निर्माताओं और उसके बाद स्वतंत्र भारत में संसद ने भी इसे मान्यता दी कि संविधान के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में परिभाषित आदिवासी गृह भूमियों तथा आदिवासी गृह भूमियों में भूमि और संसाधनों के अधिकार को संरक्षित करने की आवश्यकता है। भारत के राष्ट्रपति के पास भारत के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति है और राष्ट्रपति के आदेशों के माध्यम से देश के कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया। इनमें से अधिकांश भारत के आदिवासी क्षेत्र थे
जिन्हें भारत में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान या तो पूरी तरह या कुछ को आंशिक रूप से बाहर रखे गए क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया था और जो सीधे राज्यों के राज्यपालों के शासन के अधीन थे। अब भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में उनकी अन्य शक्तियों के अलावा इनमें से किसी भी क्षेत्र वाले राज्यों के राज्यपाल ऐसे क्षेत्र में लागू किसी भी केंद्रीय या राज्य के कानून या उनके आवेदन को रद्द या संशोधित कर सकते हैं या उन कानूनों के प्रभाव को संशोधित कर सकते हैं। राज्य के अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उत्थान के बारे में सलाह देने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों में जनजातीय सलाहकार परिषदें भी होंगी। कई सरकारों ने इन संवैधानिक प्रावधानों का इस्तेमाल आदिवासी समुदायों को विशेष संरक्षण देने वाले कानूनों को पारित करने के लिए किया है। भूमि और संसाधनों के संबंध में कानूनों और अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित कानून व्यवस्था के 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए। पहला यह है कि 5वीं अनुसूची के अनुच्छेद 5 के अनुसार किसी भी राज्य में जहां अनुसूचित क्षेत्र है वहां कोई भी आदिवासी जमीन गैर आदिवासी को हस्तांतरित नहीं की जा सकती और हर एक राज्य में अनुसूचित क्षेत्र कानूनी तौर पर संरक्षित किया जाना है। जिन राज्यों में एक भी अनुसूचित क्षेत्र नहीं है लेकिन अच्छी जनजातीय आबादी है, तब भी राज्य को ऐसे सख्त कानून बनाने होंगे जिससे किसी भी आदिवासी की भूमि को गैर आदिवासियों को किसी भी तरह हस्तांतरित न किया जा सके। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैधानिक संरक्षण है, किंतु दुर्भाग्य यह है कि आज भी इन कानूनों का उल्लंघन हो रहा है और इन्हें सख्ती से लागू नहीं किया गया है। ऐसे कई उदाहरण हैं कि इन संरक्षण देने वाले कानूनों के बावजूद आदिवासियों की भूमि को गैर आदिवासियों को उपायुक्त या जिला कलेक्टर या अन्य माध्यमों से अनुमति देकर स्थानांतरित किया जा रहा है जो कानूनी नहीं है। लेकिन तथ्य यह है कि ये कानून लागू हैं। यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि इनमें से कई विधानों को विभिन्न संवैधानिक अदालतों में गैर आदिवासियों द्वारा इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि वे समानता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं और इस संबंध में विभिन्न अदालतों के जो फैसले आए हैं, चाहे वे मुंबई उच्च न्यायालय के हों या आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के हों या अन्य उच्च न्यायालय, उन सब में एक ही स्वर कहा गया है कि इसमें समानता के अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं है और उल्लंघन तो दूर, वास्तव में ये संरक्षण देने वाले कानून हमारे देश में आदिवासी आबादी के लिए हमारे संविधान के मूल में जो समानता दृष्टिकोण है उसी के हिस्से हैं। इसलिए यह एक तरीका है जिसमें कानून अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करता है और कुछ मामलों में उन क्षेत्रों के बाहर भी उनके अधिकारों को संरक्षण देता है। वैधानिक कानूनों और अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित वैधानिक कानून व्यवस्था के 2 पहलू हैं जो हमें याद रखने चाहिए। यह भूमि और संसाधनों के संबंध में वाकई महत्वपूर्ण है। पहला यह है कि 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 5 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों की भूमि को गैर आदिवासी के रूप में परिवर्तन से संरक्षित किया जाएगा और प्रत्येक राज्य जिसमें अनुसूचित क्षेत्र हो, और वास्तव में अनेक ऐसे राज्य जिनमें कोई भी अनुसूचित क्षेत्र नहीं है लेकिन जनजातीय जनसंख्या का बड़ा भाग वहां निवास करता है, वे भी राज्य स्तरीय ऐसे कानून लागू करेंगे जो आदिवासी भूमि के गैर आदिवासियों को हस्तांतरण को कठोरता से प्रतिबंधित या विनियमित करते हो। यह अत्यंत महत्वपूर्ण वैधानिक सुरक्षा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज भी इन कानूनों का पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा। ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं जिनमें देखा जा सकता है कि संरक्षण देने वाले इन कानूनों के बावजूद उपायुक्त या जिला कलेक्टर से अनुमति लेकर
या अन्य ऐसे माध्यमों का उपयोग करके जो कि कानूनी नहीं थे, गैर आदिवासियों का भूमि हस्तांतरण किया गया। लेकिन यह वास्तविकता है कि ये कानून लागू हैं। यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि इनमें से कई कानूनों को गैर आदिवासियों द्वारा विभिन्न संवैधानिक न्यायालयों में इस आधार पर चुनौतियां दी गई थीं कि इनसे समानता के अधिकार का उल्लंघन होता है, और इस बारे में न्यायालयों के जो भी फैसले आए, चाहे वह बम्बई उच्च न्यायालय या आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के हो या अन्य उच्च न्यायालयों के हो, एक स्वर में उन निर्णयों में कहा गया है कि समानता के अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। और उल्लंघन तो नहीं ही हुआ है, उसके अलावा वास्तव में ये संरक्षणात्मक कानून हमारे देश में आदिवासी जनसंख्या के प्रति वास्तविक समानतापूर्ण दृष्टिकोण के हिस्से हैं। इसलिए यह एक तरीका है जिसके द्वारा कानून अनुसूचित क्षेत्रों में और कुछ मामलों में उन क्षेत्रों के बाहर भी आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करता है। आदिवासी क्षेत्रों का शासन दूसरा बहुत महत्वपूर्ण भाग है। 5वीं अनुसूची में एक दिलचस्प बदलाव यह किया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य के राज्यपाल को बहुत महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। सामान्य रूप से गवर्नर के रूप में उसकी भूमिका मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर काम करने की होती है। हालांकि अनुसूचित क्षेत्रों में निर्णय लेते समय वह अपने विवेकानुसार अपने ज्ञान और समझ के आधार पर कार्य करने का हकदार होता है, और अनुसूचित क्षेत्रों के अंदर शांति और उचित प्रशासन के लिए अपेक्षित कानूनों के मामले में वह वास्तव में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के विपरीत कार्य कर सकता है। इस तरह से 5वीं अनुसूची वास्तव में राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्रों के अंदर राज्य और केंद्र के कुछ कानूनों का प्रयोग रोकने या अनुसूचित क्षेत्रों में उनका प्रयोग संशोधित करने की शक्ति प्रदान करती है। यह निश्चित रूप से बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राज्यपालों ने पिछले 70 वर्षों के दौरान इस अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक शक्ति का उपयोग करने का प्रयास भी नहीं किया है जो उनके पास है। मुझे हाल के वर्षों का केवल एक उदाहरण याद आ रहा है जिसमें महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल ने अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए और कुछ केंद्रीय कानूनों का प्रयोग संशोधित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नियम पारित किए। इनमें उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में अनुसूचित क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम शामिल हैं, जिसमें यह अपेक्षित किया गया कि कोई प्रदूषणकारी उद्योग संचालित करने से पहले ग्राम सभा की सहमति लेना आवश्यकता होगी। राज्यपाल द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग किए जाने के संबंध में ये बहुत ही रोचक लेकिन विरल उदाहरण है। एक और महत्वपूर्ण बदलाव 1990 के दशक में हुआ जब भारत ने अनुसूचित क्षेत्रों के लिए अपने स्थानीय स्वशासी कानूनों के उपयोग को संशोधित किया। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन में 2 नए भागों को जोड़ा। भाग 9 जिसका शीर्षक द पंचायत और भाग 9A का शीर्षक द म्यूनिसिपैलिटीज है। 29 विषयों को पंचायतों और 18 नगर पालिकाओं को हस्तांतरित किया गया। अधिनियम के लागू होने के 1 साल के भीतर राज्यों को अपने कानूनों में संशोधन के अनुरूप होने के लिए उपयुक्त संशोधन करने थे। संविधान के 73वें संशोधन ने स्पष्ट रूप से 5वें और 6ठे अनुसूची क्षेत्रों को बाहर कर दिया, जिसके लिए संसद को अलग अलग कानून बनाने थे। आदिवासी बहुल राज्यों के लिए जो 5वीं और 6ठी अनुसूचियों के तहत नहीं आते हैं, वहां ज्यादा स्वायत्तता के साथ विशेष संवैधानिक संरक्षण दिया गया। उदाहरण के लिए नागालैंड अनुच्छेद 371A के तहत और मिजोरम अनुच्छेद 371G के तहत राज्य। भारत में स्थानीय स्वशासन का अर्थ है राज्य सरकारों के अधीन सरकार की इकाइयां जो कुछ मामलों में स्वायत्तता के साथ शासन करती हैं। भारत के संविधान में स्थानीय स्वशासन का एकमात्र उल्लेख अनुच्छेद 40 में
राजनीति के एक गैर प्रवर्तनीय निर्देशक सिद्धांतों में था, जिसमें कहा गया था राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें इस तरह की शक्तियों और अधिकारों से संपन्न करने के लिए कदम उठाएगा। उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम करना आवश्यक हो सकता है। सन 1992 में 73वें संशोधन ने संविधान का भाग 9 जोड़ा, जिसका शीर्षक था पंचायतें। इसने पूरे भारत में गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों के 3 स्तरों का निर्माण किया और राज्यों को कैसे गठित किया जा सकता है, इसकी रूपरेखा तैयार की। इसके अलावा यह ग्राम सभाओं को भी मान्यता देता है। ग्राम सभा में एक निकाय से संबंधित मतदाता सूची में शामिल वे सभी लोग होते हैं जो एक ग्राम पंचायत के क्षेत्र गांव के स्तर पर एक गांव से संबंधित होती है। संशोधन के 1 वर्ष के भीतर सभी राज्यों को भाग 9 के साथ किसी भी विवादित विषय को हटाने के लिए अपने कानूनों को संशोधित करने की उम्मीद की गई थी। हालांकि देश के कुछ हिस्सों को विशेष रूप से भाग 9 के प्रावधानों से बाहर रखा गया था। वे तथाकथित अनुसूचित क्षेत्रों पर तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि संसद विशेष रूप से उन क्षेत्रों में आवश्यक संशोधनों के साथ इन प्रावधानों को विस्तारित करने वाला कानून नहीं बनाती। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 या पेसा इस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा बनाया गया कानून था। इसने संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों और 9 राज्यों में विस्तारित किया, जिसमें ये क्षेत्र शामिल थे: आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। ये राज्य पेसा के साथ पढ़े गए भाग 9 के अनुपालन के लिए कानून बनाने के लिए थे। 1966 में संसद द्वारा पंचायतें अधिनियम का प्रवर्तन अभिशासन का अन्य पहलू है। पुनः शायद इसे गलत समझा गया है कि पेसा केवल संसद का एक अधिनियम है, लेकिन वास्तव में यदि आप इस कानून को देखें तो पाएंगे कि यह अनुच्छेद 243 ZC के अंतर्गत एक संवैधानिक जनादेश है, जो स्पष्ट रूप से कहता है कि पंचायतों से संबंधित संवैधानिक और राज्य कानूनों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित नहीं होंगे। और फिर आगे यह कहा गया है कि अगर पंचायतों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित किया जाना हो तो ऐसा केवल एक कानून के माध्यम से किया जा सकता है जो विशेष रूप से उन संशोधनों का प्रावधान करता हो जिसके अंतर्गत यह कानून विस्तारित किया जाएगा। इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है, और जब भी हम पेसा के पक्ष में तर्क देते या पेसा का न्यायालय में या इसके बाहर भी उपयोग करते हैं, तो हमें पेसा और संविधान के बीच संबंध स्थापित करने में बहुत सावधानी रखनी होगी और इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि पेसा को एक संवैधानिक जनादेश के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है। पेसा के बिना हमारे यहाँ अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का प्रचालन संभव नहीं था। तो यह याद रखने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। तो वास्तव में पेसा क्या है? पेसा एक बहुत ही संक्षिप्त कानून है। यह बहुत सरल है, यह बहुत स्पष्ट रूप से तैयार किया गया है। इसमें प्रावधानों की संख्या बहुत कम है, जो बहुत केंद्रित और बहुत सुस्पष्ट है। कुछ लोगों का विचार है कि पेसा की संक्षिप्तता के कारण इसे लागू करना कठिन है, लेकिन वास्तव में मैंने पाया है कि पेसा एक छोटा तीक्ष्ण कानून है और यही इसकी शक्ति रही है, क्योंकि यह एक कानून है जिसके लागू होने के तुरंत बाद देश भर में व्यापक रूप से आदिवासी और गैर आदिवासी क्षेत्रों में फैली आदिवासी भाषाओं सहित कई स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया गया और आदिवासी आंदोलनों के साथ आदिवासी समुदायों ने इस कानून की जिम्मेदारी ली, क्योंकि यह उन्हें समझने में बहुत सरल प्रतीत हुआ। कभी कभी मैंने महसूस किया कि पेसा और वन अधिकार अधिनियम जैसे कानून
हमारे जैसे लोगों के लिए समझना काफ़ी कठिन है, क्योंकि हम एक बहुत ही अलग प्रकार के सामाजिक राजनैतिक संदर्भ से आते हैं। हमारी विचार प्रक्रिया बहुत अलग है, इसलिए हमें इन कानूनों को समझना बहुत कठिन लगता है, लेकिन आदिवासी समुदायों के लिए इन्हें समझना बहुत आसान है। भाग 9 के प्रावधानों से हटकर पेसा ने स्पष्ट रूप से ग्राम सभाओं को एक मुख्य भूमिका स्पष्ट की है। हर बस्ती या बस्तियों का एक समूह या एक बसाहट या बसाहटों का एक समुदाय जो अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुसार अपने मामलों का प्रबंधन करता है, उनके लिए एक अलग ग्राम सभा होना चाहिए। इसने ग्राम सभा की कई शक्तियों को मान्यता दी, जिसमें लोगों की परंपराओं और रीति रिवाजों की रक्षा और संरक्षण, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधन और विवाद समाधान के परंपरागत स्वरूप को संरक्षित करना, लघु जल निकायों का प्रबंधन करना और परियोजनाओं के लिए योजनाओं को मंजूरी देना और उनका पंचायत स्तर पर कार्यान्वयन करना शामिल है। विकास परियोजनाओं के लिए किसी भी भूमि के अधिग्रहण और उन क्षेत्रों में परियोजना प्रभावित लोगों के पुनर्वास या पुनर्वास से पहले ग्राम सभाओं के साथ परामर्श अनिवार्य किया गया था। ग्राम सभाओं या पंचायतों पर उचित स्तर की सिफारिश अनुमोदन के बिना अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी सर्वे लाइसेंस, खनन पट्टे या लघु खनिजों के दोहन के लिए रियायत नहीं दी जा सकती। ग्राम सभाएं लघु वनोपज की भी मालिक हैं। ग्राम सभा और पंचायत दोनों को उचित स्तर पर अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के अलगाव को रोकने और अवैध रूप से अलग थलग भूमि को बहाल करने के लिए कार्रवाई करने की शक्ति है। पेसा कानून राज्यों को ऐसे कानून बनाने का भी निर्देश देता है जो यह स्पष्ट करें कि ग्राम सभाओं सहित निचले स्तरों पर स्व सरकारी निकायों की शक्तियां निकायों द्वारा उच्च स्तर पर अतिक्रमण नहीं की जाती हैं। ग्राम समुदाय के सभी वयस्कों को सम्मिलित करके ग्राम सभा बनती है। अतः ग्राम समुदाय के सभी वयस्क सदस्य ग्राम सभा गठित करते हैं। यह स्वयं में एक समुदाय है जो कि ग्राम सभा है। ग्राम पंचायत निर्वाचित निकाय होता है। ग्राम सभा किसी विशेष गांव के वयस्क सदस्यों का संपूर्ण निकाय है। सभी सदस्य मिलकर या वह गांव ग्राम सभा का गठन करते हैं। तो एक अर्थ में ग्राम सभा स्वयं में एक समुदाय ही होता है। दरअसल ग्राम पंचायत एक निर्वाचित निकाय होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें सरपंच होता है और जो वार्ड सदस्य आदि होते हैं वे ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। तो एक अर्थ में यह कार्यकारी निकाय है। यह याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बात है कि अनुसूचित क्षेत्रों के लिए प्रायः राज्य पंचायती राज कानूनों के अंतर्गत जो क्षेत्र किसी एक ग्राम पंचायत के लिए निर्धारित किया जाता है, अर्थात वह क्षेत्र जहां से ग्राम पंचायत का निर्वाचन होता है, इसमें कई गांव शामिल होते हैं। वास्तव में हमारे पास हिमाचल जैसे स्थानों से उदाहरण हैं जहां 12 से 15 राजस्व गांव मिलकर एक ग्राम पंचायत क्षेत्र का गठन करते हैं। इसलिए पेसा के अंतर्गत इस तरह की ग्राम सभा कारगर नहीं होगी और यह काम नहीं कर सकती। इसलिए आप हजारों लोगों को एक साथ नहीं बिठा सकते और उनके संसाधनों के साथ क्या होता है इस बारे में निर्णय नहीं लिया जा सकता। वे पूरा समय आपसी खींचातानी में ही गंवा देंगे। इसलिए पेसा राज्य स्तर पर मौजूदा पंचायती राज कानूनों से इसे बहुत महत्वपूर्ण रूप से अलग बनाता है, जिसके अनुसार ग्राम सभा को या तो हैमलेट के स्तर पर या सबसे छोटी बस्ती के स्तर पर गठित किया जाना चाहिए। इस तरह से आप बहुत छोटे और आंतरिक रूप से जुड़े हुए समुदाय देख सकते हैं जो मिलकर एक ग्राम सभा बनाते हैं। पेसा कानून निश्चित रूप से लघु वनोपज पे मालिकाना हक की बात करता है। वो आपके जो आदिवासी हैं उनके संस्कृति इन तमाम की रक्षा की बात करता है। एक बहुत महत्वपूर्ण जो पहलू है पेसा कानून का वो है जमीन अधिग्रहण के प्रावधानों पर। हम देखते रहें कि
आज़ादी के बाद और उसके पहले भी और आज़ादी के बाद विशेष रूप से देश में विकास योजनाओं के नाम पे बड़े पैमाने में आदिवासी इलाकों को विस्थापित किया गया है। और उस पूरी विस्थापन की प्रक्रिया में, चाहे वो बांध के लिए हो, खनन के लिए हो, किसी भी हाईवे हो, रोड, तमाम इन किसी भी परियोजनाओं में कभी भी लोगों की सहमति का कोई प्रावधान नहीं रहा और लोगों को विस्थापित किया गया। 1996 में पहली बार जो ग्राम सभा का कॉन्सेप्ट आया, जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस का जो पंचायती राज जिसके आधार के लिए लाया गया, और उस पंचायती राज को एक आदिवासी इलाकों की अपनी परंपरागत व्यवस्था रही है, जिसको गांव समाज की जो उनकी व्यवस्था है, जिसमें सामूहिक निर्णय लेने की उनकी प्रक्रिया है, और गांव के सामूहिक निर्णय लेने की उसी प्रक्रिया को ग्राम सभा के रूप में एक मान्यता दी गई है। और वहां से शुरुआत करते हुए पेशा विभिन्न अन्य क्षेत्रों को भी निर्धारित करता है जिन पर ग्राम सभा का नियंत्रण उसे निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए, पेशा के अनुसार क्षेत्र में गौण वन उपज पर ग्राम सभा का स्वामित्व होगा। यह इस बारे में बात करता है कि किस तरह से गौण जल निकाय ग्राम सभा के नियंत्रण और प्रबंधन के अंतर्गत होंगे। इसमें इस बारे में भी बात की गई है कि किस तरह से गौण खनिज किसी निजी कंपनी या राज्य की संस्था को आवंटित किए जाने से पहले ग्राम सभा की सहमति लेनी आवश्यक होगी। और पेशा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान, जो कि वास्तव में मेरे ध्यान में है, जो इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वह यह कि उस क्षेत्र में किसी भी तरह की विकास संबंधी गतिविधि किए जाने से पहले ग्राम सभा से परामर्श करना होगा। अब इस प्रावधान के एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निरूपण पर बात करें, जो कि इसका प्रारूप बनाने वाले लोग भी नहीं समझ सके होंगे कि वे एक बहुत महत्वपूर्ण खामी छोड़ रहे हैं। यह कानून ग्राम सभा या पंचायत के उपयुक्त स्तर की बात करता है। मेरे विचार में उस समय उन्होंने सोचा होगा कि अगर कोई बहुत बड़ी परियोजना होगी या ऐसी परियोजना होगी जो एक साथ अनेक समुदायों को प्रभावित करती हो, जो उसके लिए न केवल ग्राम सभा बल्कि उप संभागीय स्तर पर पंचायत से और जिला स्तर पर जिला परिषद से भी परामर्श किया जाएगा। दुर्भाग्य से राज्य सरकारों ने इस प्रावधान की व्याख्या इस प्रकार से की कि वे किसी पंचायती राज संस्था को परामर्श दे सकते हैं। मैं उड़ीसा राज्य का एक उदाहरण आपको बताना चाहूँगी। जब वहाँ राज्य के पंचायती राज कानूनों में आवश्यक संशोधन किए, तो उन्होंने दरअसल एक ऐसा प्रावधान रखा जो मेरे विचार में पूरी तरह से असंवैधानिक और उल्टा पुल्टा है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी विकास गतिविधि के मामले में जिला परिषद से परामर्श किया जाएगा। वास्तव में इस तरह के प्रावधान का कोई अर्थ नहीं है। यह पेशा द्वारा निर्धारित प्रावधानों के पूरी तरह से विपरीत है। इसमें ग्राम सभा से परामर्श की बात की गई है और अधिकांश राज्य सरकारों ने इसे माना है कि ग्राम सभा से परामर्श किया जाएगा। ग्राम पंचायत वास्तव में निर्वाचित निकाय है। आप जानते हैं कि इसमें एक सरपंच होगा और वार्ड के सदस्य होंगे जो ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। इस प्रकार एक अर्थ में यह कार्यकारी निकाय है। अनुसूचित क्षेत्रों के लिए याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि कई बार राज्य पंचायती राज कानूनों के तहत जो क्षेत्र एक ग्राम पंचायत के लिए परिसीमन से बाहर है, यानी वह क्षेत्र जहां से ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, कई गांवों का गठन करता है। वास्तव में हम ऐसा कई उदाहरणों में देखते हैं, जैसे हिमाचल जैसे राज्यों में जहां 12 से 15 राजस्व गांव हैं जो एक ग्राम पंचायत क्षेत्र का गठन करते हैं। इसलिए पेशा के तहत इस तरह की ग्राम सभा काम नहीं करेगी और यह काम नहीं कर सकती है, क्योंकि 1000 लोग एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, इस पर निर्णय नहीं ले सकते कि उनके संसाधनों के साथ क्या हो रहा है। वे अपना सारा समय एक दूसरे के साथ लड़ने में बिताएंगे। इसीलिए पेशा राज्य स्तर पर मौजूदा पंचायती राज कानूनों से इसे बहुत महत्वपूर्ण बनाता है, जो कि ग्राम सभा का गठन या तो छोटे गांव टोले स्तर पर या सबसे छोटी बसाहट के लिए किया जाना है। इस प्रकार ग्राम सभा के रूप में हमारे पास बहुत छोटे और आंतरिक रूप से जुड़े हुए समुदाय हैं, जिन्हें हम ग्राम सभा कहते हैं।
कई अधिकारियों और विशेषज्ञों जिनकी देखरेख में पेसा लागू किया गया है उस पर टिप्पणियां की हैं। सन 2008 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा कि जबकि सभी 5वें अनुसूची क्षेत्रों ने पेसा के अनुपालन के लिए कानून बनाए हैं, उनके प्रावधानों में ग्राम सभा की शक्तियों को अन्य निकायों को हस्तांतरित की गई हैं। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में विकास परियोजनाओं के लिए भूमि के अधिग्रहण में ग्राम सभाओं की कोई भूमिका नहीं है। गुजरात ने इस शक्ति को तालुका पंचायत को सौंपा और उड़ीसा ने इसे ग्राम पंचायत को सौंपा, जिसमें ग्राम सभा की कोई भूमिका नहीं थी। भले ही तकनीकी रूप से ऐसे सभी कानून पेसा के लागू होने के बाद स्वतः अमान्य हो गए हों, फिर भी राज्य सरकार की मशीनरी द्वारा उनका अनुसरण किया जा रहा है। अब जब हमने भारतीय संविधान के तहत अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू विशेष कानूनी प्रावधानों के तहत ग्राम सभाओं की शक्तियों को जान लिया है, तो आइए हम अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 को आगे बढ़ाएं, जो है जिसे आमतौर पर वन अधिकार अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इसे हम अगले व्याख्यान में सीखेंगे। धन्यवाद।